तो सही टेम्परेचर कंडीशंस हो पाए, लाइफ पॉसिबल हो पाए, इसी चीज को हम क्लाइमेट कहते हैं। और हमारी अर्थ इसी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल हो पाई है, सही क्लाइमेट की वजह से। वरना अगर हम चांद से कंपैरिजन करें तो दिन में 120 डिग्री सेल्सियस, रात में -130 डिग्री सेल्सियस, इतना वेरिएशन हो जाता है चांद में, जहां कोई पानी नहीं है, जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सबसे पहली बात ये जो हमने कल देखा था कि अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है, इसका कोई लेना देना नहीं होता अर्थ के क्लाइमेट से। अर्थ का क्लाइमेट दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऐसा एज सच नहीं है। मतलब सन के केस में, सन एंड अर्थ के केस में तो ये बात वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो अर्थ का एलिप्स, मतलब अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल है, और अर्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सन के सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी के आसपास, इसे पेरीहीलियन कहते हैं। तो अर्थ सबसे नजदीक है सन के, लेकिन इस टाइम पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडक का मौसम है, और जबकि सबसे दूर होती है अर्थ 3 जुलाई में, और करीब करीब 5 लाख किलोमीटर का फर्क है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में उस टाइम गर्मी होती है और साउथ हेमिस्फीयर में सर्दी होती है उस टाइम, ठीक है। तो और पेरीहीलियन, इसी वजह से सन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नजर आता है। तो खैर क्लाइमेट के अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हमने कल देखे, तो आज इनको ऊपर ऊपर से ब्रश अप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, अर्थ में सन की रेस पड़ती हैं। अब क्योंकि अर्थ सर्कुलर है, स्फेरिकल कह लीजिए, तो अर्थ के अलग अलग पैचेस में अलग अलग लेवल ऑफ सनलाइट पड़ती है। तो इक्वेटर पैच में सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है और डायरेक्ट एंगल पे पड़ती है, और जबकि जो थोड़े से पोल्स के एरिया हैं इसमें कम सनलाइट पड़ती है, और जो पड़ती भी है बहुत स्लांटेड एंगल पे पड़ती है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो नहीं पाता है। तो ये जो चीज है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमते हुए जो इस तरीके से टिल्टेड है, इसकी वजह से डायरेक्ट ओवरहेड सन कभी अर्थ के इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहीं ज्यादा गर्मी होती है, और साउथ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। और ये वो टाइम है जब अगर आप नॉर्थ पोल में हो तो आपको पूरे 4 महीने सूरज नजर आएगा, कि सूरज बस ऐसा गोल जाता नजर आता है, 24 घंटे सूरज नजर आता है। और जबकि साउथ हेमिस्फीयर में इस टाइम अगर आप देखें तो 4-4 महीने सूरज नजर ही नहीं आता, यानी कि 4 महीने की रात होती है। और दूसरी तरफ अगर आप ये वाला सिनारियो देखें जहां ओवरहेड सन सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ रही है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस टाइम पे सर्दी पड़ रही है। यहाँ पे नॉर्थ पोल में इस टाइम पे 4 महीने तक सूरज नजर नहीं आता है, 4 महीने रात है, और यहाँ साउथ पोल में 4 महीने दिन होता है। सूरज बस ऐसा चारों तरफ गोल घूमता नजर आता है, पूरे टाइम सूरज है। तो पहला पॉइंट कि अर्थ में कहां, किस लैटिट्यूड पे कोई जगह है, ये डिपेंड करता है कि उसका क्लाइमेट उस टाइम पे कैसा होता है। तो लैटिट्यूड्स, एंड इसके बाद दूसरी चीज आती है यहाँ वाटर का जो फैक्टर है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहीं ज्यादा है, जिसके नतीजे में पानी बहुत देर में गर्म होता है और थोड़ा देर में ठंडा भी देर में होता है, और इसी प्रिंसिपल के चलते ये रेफ्रिजरेटर काम करते हैं। इस प्रिंसिपल के चलते नहीं, मतलब गैस का ये वाला जो प्रिंसिपल कि गैस को अगर हम एक्सपैंड करें तो गैस ठंडी होती है, तो यही प्रिंसिपल काम करता है रेफ्रिजरेटर में। तो यहां पे एक्सपेंशन डिवाइस गैस को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो गैस कूल हो जाता है। तो ये जो इतना कूल गैस है ये अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे कंप्रेसर इसे कंप्रेस करता है, तो ये गर्म हो जाती है गैस और ये गर्मी बाहर निकल जाती है। तो ओवरऑल साइकिल में अंदर से गर्मी लेता है और बाहर गर्मी छोड़ देता है। तो जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर काम करता है, मोर और लेस अर्थ में भी यही चीज चलती है। इसके बाद हमने प्रेशर लाइंस के बारे में देखा कि अर्थ में किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है सरफेस पे, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से थोड़ा सा प्रेशर लाइंस डिस्टर्ब होती हैं और ये खुद को इवन आउट करने की कोशिश करती हैं। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां से मूव करने की कोशिश करता है जहां पे प्रेशर कम है। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से विंड बनती है। तो ये सब चीजें हमने देखी कल के लेक्चर में। तो यही चीज जैसे इधर की तरफ से आ रही हैं हवाएं मॉइस्चर लेके, तो जैसे पहाड़ी इलाके मिलते हैं तो इधर के इलाके में बारिश हो जाती है और इधर का इलाका काफी डिजर्ट जैसा बचता है।
इसके बाद फिर हमने ये वाला चीज देखी थी कि कैसे टेम्परेचर की वजह से प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं। तो जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है, समंदर कम गर्म होता है। तो जमीन ज्यादा गर्म, तो यहां पे गैस ऊपर की तरफ राइज करती है, वार्म एयर। तो यहां जमीन पे बनता है लो प्रेशर एंड गैस ऊपर जाती है तो ऊपर बनता है हाई प्रेशर, और इधर की गैस फिर इधर की तरफ आने लग जाती है इस लो प्रेशर वाले एरिया को ये थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए, और जिसकी वजह से ये गैस इधर की तरफ फिर जाती है, ठंडी होती जाती है और फिर ये डाउन होती है। तो ऐसा करके आगे भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो भी तो कभी ना कभी आएगी, तो साइकिल तो यही बनेगा। तो हमने फिर अर्थ का ये देखा था कि किस तरीके से ये सेल्स बनते हैं। फिर हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड होगी ये राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में टर्न होगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ पड़ेगा कोरियोलिस फोर्स। तो ये कुछ इस तरीके से ग्लोबल एयर सर्कुलेशन थोड़ा सा इसे कंट्रोल करता है। और इन सारे सेल्स के बारे में फिर हमने देखा था, आईटीसीजी के बारे में हमने कल देखा था। चलिए ठीक, तो आईटीसीजी इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो पहली चीज तो ये, जैसे हमने यहां देखा था कि जब हम हवा को ऊंचाई पे ले जाते हैं तो हवा एक्सपैंड होती है, जिसके नतीजे में हवा ठंडी होती है, और तो हवा गर्म हो जाती है। वाटर कहीं ज्यादा वाटर कंटेन कर सकती है, और जब ही हवा गर्म हवा को आप ऊंचाई पे ले जाएं तो एक्सपैंड होगी, कूल होगी, और ठंडा होने के बाद वो कम पानी होल्ड कर पाएगी, जिसकी वजह से पानी निकल जाता है उससे और बादल बनते हैं। और ओस पड़ने की भी वजह यही है। तो हम हवा को ऊपर ले जाते हैं तो हवा ठंडी होती है, एक्सपैंड होती है, और जो वाटर है वो निकलता है इस हवा से, तो बादल बनते हैं। वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो हैं अभी। वो कंडेंस जब होगा फिर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, बड़े ड्रॉप्स बनाएंगे। जब वो इतने बड़े ड्रॉप्स हो जाएंगे कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा है बादल, तो वो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। इसके बाद हमने सेकंड फैक्टर देखा था, जब इस तरीके से हवाएं मॉइस्चर लेके पहाड़ की तरफ आती हैं तो जो विंड वर्ल्ड साइड है वहां पे बादल बनते हैं, वहां बारिश होती है। और विंड वर्ल्ड साइड के अपोजिट जो दूसरा साइड है, यहां पे ये फिर ड्राई एयर बच जाती है। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया। संतोष पूछते हैं कि हॉट एयर ऊपर जाती है, बट ऊपर जाने पे कोल्ड कैसे हो जाती है। तो इस चीज को दोबारा से दिखा देते हैं। देखिए, एक चीज तो है कि ऊंचाई पे जाने पे ठंडक है, और तो ये गैस को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, ऊंचाइयों पे प्रेशर कम होता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है एंड टेम्परेचर कम हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है? अगर इस सेंस में हम बात करें तो एक, जितने भी गैसेस होते हैं ये फॉलो कर PV इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है गैसेस का। तो P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, म्यू है नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, R है गैस कांस्टेंट एंड T है टेम्परेचर। तो हम यहां से देखते हैं कि प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल, और प्रेशर जो है यहीं से हम ये भी देखते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो यहां इस सेंस में हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर कम होता है गैसेस का जब गैसेस ऊपर जाती हैं।
और ऊंचाइयों पे ठंडक तो होती ही है, वो तो बात है ही। तो ये अमेरिका का केस जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ हरियाली है, दूसरी तरफ रेगिस्तान जैसा है। डेथ वैली नाम था उस रेगिस्तान का। अब देखते हैं ITCZ, इसका इफेक्ट। तो यहाँ वीडियोस में बैकग्राउंड साउंड लगाएं तो फिलहाल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी आवाज आपको शायद इतना ना आए। जब वीडियोस बनाते टाइम उसमें डाल सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन वो लाइव ऑडियंस तक नहीं जाएगी उसकी आवाज। तो खैर ITCZ यहां देखना शुरू करते हैं। तो इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर, और इस इक्वेटर में हम देखते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है तो हॉट एयर राइज करेगी। तो हॉट एयर जब राइज करेगी यहां से, राइज करेगी, तो इसके नतीजे में इधर की तरफ से हवा इस खाली एरिया को या लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए आएगी। अब जब हवा, ठीक है, तो इक्वेटर के एरिया में गर्मी की वजह से हॉट एयर बनेगी, हॉट एयर राइज करेगी, आसपास की हवा आएगी इक्वेटर के पास, और हवा जब राइज होती है एयर ठंडी होगी, और जब हवा ठंडी होगी तो इसकी वजह से यहां बनेंगे क्लाउड्स, एंड ये लाएंगे रेनफॉल इस इक्वेटर वाले पूरे एरिया के आसपास। तो इस वजह से इक्वेटोरियल एरिया जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इक्वेटोरियल एरिया में ही जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं यहां पे, तो इक्वेटोरियल एरिया में ही फिर वो होता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है दुनिया भर के, ये इक्वेटोरियल एरिया में पाए जाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो इक्वेटोरियल एरिया हमने बोला जहां पे सबसे ज्यादा ये लो प्रेशर बन रहा है, हवा ऊपर उठ रही है, ये कॉन्स्टेंटली इक्वेटर पे नहीं रहता है। जैसा कि हमने देखा, ओवरहेड सन ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है। जैसे ये यहां कहीं है, तो ये जो ITCZ इक्वेटर के एरिया पे बनता है, लेकिन ये कोई फिक्स लाइन नहीं कि इक्वेटर पे ही रहेगा। ओवरहेड सन जहां जाएगा, ओवरहेड सन जिस जगह पे पड़ेगा उस जगह पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी और सबसे ज्यादा लो प्रेशर वहां होगा, तो ITCZ वहां मूव करेगा। तो जैसे यहां पे ओवरहेड सन अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम ये देखते हैं ITCZ की लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, और जब ओवरहेड सन साउथ की तरफ जा रहा है तो ITCZ की लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ है, ये एक वेरिएशन लाती है कि इस पूरे एरिया में या इस पूरे बैंड में रेनफॉल लाने के लिए। तो अभी ओवरहेड सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, तो ITCZ ये यहां ट्रॉपिक्स के आसपास ही कहीं रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। और इस टाइम पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो ये इंडिया से ITCZ पास कर रहा है, तो इंडिया पे लो प्रेशर जोन काफी बनेगा, जिसके चलते इधर से हवाएं मॉइस्चर लेके इंडिया की तरफ आएंगी, जिससे फिर मॉनसून रेन्स बनेगा। तो ITCZ यहां देखिए ऊपर की तरफ आ गया, और ये कोई ऐसा स्ट्रेट बैंड नहीं है, ये बस वही चीज है, कहीं पे पानी है, कहीं लैंड है, कहीं ऊंचाई ज्यादा है, तो थोड़ा सा वेरी करता रहता। और ये जैसे सर्दियों का टाइम आने लगा, ओवरहेड सन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ITCZ भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक बैंड ऑफ एरिया बन रहा है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो ITCZ ये
गर्मियों के साथ जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन मॉनसून्स का। यहां जैसे हम दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एक लो प्रेशर जोन बन रहा है। थोड़ा देर में वो आईटीसीजी ऊपर आता है, कोई ऐसा फिक्स थोड़ी ना है कि एग्जैक्टली थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, वही सब फैक्टर्स तो इतने बड़े बड़े जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं इसलिए तो पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और यही सब फैक्टर्स हम आज के सेक्शन में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये तो अभी अब तक हमने बहुत बेसिक्स लेवल पे देखा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लेवल पे हमने आईटीसीजी का बस अभी तक जिक्र किया है। तो आईटीसीजी ऊपर जाता है, नीचे जाता है। सब ट्रॉपिकल हाई जो हम बात कर रहे हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई भी ये बैंड है एक तरीके से। ट्रॉपिक्स एक फिक्स्ड लाइन है, ट्रॉपिक्स ऊपर नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये जो सब ट्रॉपिकल हाई और ये आईटीसीजी ये बैंड है, वेदर के बैंड्स हैं, ये हो सकता है ट्रॉपिक को क्रॉस करके ऊपर चले जाए, कहीं ट्रॉपिक को क्रॉस करके नीचे आ जाए। सर्दियों के टाइम में पूरा सब ट्रॉपिकल हाई थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, जिसके चलते अभी जैसे गर्मियों का टाइम है तो आईटीसीजी इंडिया से जा रहा है तो यहां लो प्रेशर बनेगा, बारिश आएगी, क्योंकि इधर से मॉइस्चर लेडन विंड्स आएंगी। सब ट्रॉपिकल हाई यहां पे है तो यहां पे हाई प्रेशर बनेगा इस एरिया में, तो इस वजह से इस एरिया में बारिश नहीं होगी। और यही चीज जब गर्मी ये सर्दी आएंगी तो आईटीसीजी नीचे हो जाएगा और सब ट्रॉपिकल हाई भी नीचे की तरफ आएगा और इंडिया से पास होके गुजरेगा सर्दियों में, तो सर्दियों में हाई प्रेशर रहेगा। और अब हम थोड़ा सा देखते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट, और वर्ल्ड क्लाइमेट देखने के बाद आपको थोड़ा सा और ये जो बेसिक्स हैं ये थोड़े से और क्लियर होंगे कि एक्चुअली कैसे डिसाइड होता है दुनिया की किस जगहों में कितनी बारिश होगी, कहां रेगिस्तान होंगे, कहां ज्यादा घने जंगल होंगे, ये सब चीजें। अभी तक सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, तो देखना शुरू करते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो इक्वेटर के पास का एरिया सबसे ज्यादा जहां गर्मी है, ओवरहेड सन, और इसी के साथ साथ हमने ट्रेड विंड्स के बारे में भी देखा था। ये ट्रेड विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर की तरफ चलेंगे, हाई से लो, और जब हाई से लो जाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स इन्हें डिफ्लेक्ट करेगी राइट साइड, तो ये सब ट्रेड विंड्स यू की तरफ आएंगे, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। तो जब ट्रेड विंड्स वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो इनके चलते जो गर्म पानी है यहां इक्वेटर का, इस गर्म पानी को भी और मॉइस्चर लेके ये विंड्स आएंगी इधर की तरफ ईस्ट कोस्ट में, जिसके चलते ये जो वार्म करेंट्स हैं, वार्म ओशन करेंट्स, गर्म पानी जो समंदर का आ रहा है और गर्म पानी के साथ इतना सारा वाटर वेपर मॉइस्चर लेके आ रहा है, ये सब कंडेंस होगा और इधर का इलाका यहां पे काफी बारिश होगी। इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बारिश थोड़ा कम होगी, ठंडक थोड़ा बढ़ेगी। हम लैटिट्यूड में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो और ठंडे की तरफ जाएगा एंड बारिश भी थोड़ा सा कम होगी। और एक और चीज होती है जिसको हम कॉन्टिनैलिटी कहते हैं। कोई भी जगह जब समंदर के पास होती है तो समंदर मॉडरेट करता है टेम्परेचर को, यानी कि वो जगह समंदर के पास है तो उसमें गर्मी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी, ठंडक बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी। हमने जैसे ये इसमें विंड डायरेक्शंस में सब चीजें देखी थी। और जो जगह जितना समंदर से दूर जाएगी उतना ही उसमें एक्सट्रीमिटी आती जाएगी। सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि उसको मॉडरेट करने के लिए जो समंदर है वो बहुत दूर है। अब दूसरी तरफ देखते हैं वेस्ट साइड की तरफ। तो वेस्ट साइड से यहां से आएंगे ओशन करंट्स मॉइस्चर लेके, और यहां पे इनको मिलेंगे पहाड़। तो ये पहाड़ के एक तरफ बरस जाएगा, जो हमें ग्रीन ग्रीन सा एरिया ये दिख रहा है, ये हरियाली है, और जो पहाड़ों के इधर का एरिया है ये सब थोड़ा डेजर्ट के जैसा एरिया बनेगा, एरिड एंड सेमी एरिड।
और सब ट्रॉपिकल हाई यहां से होके गुजरता है अमेरिका में, और सब ट्रॉपिकल हाई ही वो जगहें हैं जहां पे ये रेगिस्तान पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर एरिया से हवाएं जाएंगी लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो जब हवाएं यहां से जा रही हैं तो यहां बारिश होगी कैसे? क्योंकि बारिश वहां होती जहां हवाएं आती हैं मॉइस्चर लेके। तो इस वजह से मेक्सिको और ये सब पूरा एरिया काफी ज्यादा वो है, सूखा सा है। और यहां पे भी पैसिफिक ओशन में यहां पे काफी हाई प्रेशर जोन बनता है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इक्वेटर, अगर एग्जैक्ट फिक्स लाइन ये हमें दिख रही है आईटीसीजी, और ऑब्वियसली आईटीसीजी मूव करेगा नॉर्थ में भी और सर्दियों के टाइम साउथ की तरफ। तो जो इतना इलाका है यहां पे अच्छा खासा बारिश होगी। जो डार्क ब्लू है यहां तो बहुत ही ज्यादा बारिश, जो लाइट ब्लू है वहां कंपैरेटिवली कम, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बारिश। और इसी वजह से यहां पे अमेजन रेन फॉरेस्ट है। अब ये साउथ अमेरिका के भी साउथ की अगर हम बात करें तो ये जो करंट्स, वार्म करंट्स आ रहे हैं, ये इतने इलाके में इनको अच्छी खासी बारिश देंगे। और ये हैडली सेल में आता है। साउथ अमेरिका हम कल डिस्कस कर भी चुके हैं। ये हैडली सेल में है, हवाएं यहां से यहां आ रही हैं तो यहां पे बारिश है। और इधर ये जो पर्वत मिलेंगे, पहाड़, इसके इधर की तरफ रेगिस्तान आपको मिलेगा। और दूसरी तरफ इधर है फेरल सेल, तो यहां पे हवाएं यहां से आ रही, लेफ्ट टू राइट, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां इधर पहाड़ के इस तरफ आपको हरियाली मिलेगी और इस तरफ रेगिस्तान। अब आते हैं अफ्रीका, जहां से इक्वेटर जा रहा है आईटीसीजी, बहुत ज्यादा बारिश। आईटीसीजी मूव करेगा तो गर्मियों में ऊपर की तरफ जाएगा, सर्दियों में नीचे की तरफ जाएगा। तो इतना इलाका तो अच्छा खासा बारिश का है। सवाना, अफ्रीकन सवाना। और ये जो आईटीसीजी है जो मूव करता है यहां से वहां, यही चीज प्रोपोगेट करता है ये जो विल्डर बीस्ट माइग्रेशन होता है। जितने जानवर, अगर आपने ये नेट जियो और वगैरह ये सब देखा हो तो आपने ये सुना होगा कई बार कि जानवर माइग्रेट करते हैं। तो जानवर माइग्रेट करते हैं उन जगहों की तरफ जहां ज्यादा बारिश हो रही होती है, क्योंकि वहां ज्यादा हरियाली निकलेगी। इसके बाद वही चीज जो हमने इधर अमेरिका के केस में देखा, वही चीज यहां पे भी होगा। इक्वेटर के इलाके वाला जो गर्म पानी है, ये वार्म करंट्स आएंगे और ईस्ट कोस्ट जो है यहां पे बारिश लाएंगे अफ्रीका में। प्लेन्स को इतना नहीं करता। अब इसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां से जाएगा हाई प्रेशर जोन पड़ेगा, जिसके चलते यहां पे सहारा डेजर्ट और यहां पे भी कालाहारी डेजर्ट। तो मोर और लेस ये सब ट्रॉपिकल हाई का बेल्ट है एक। तो ये पूरा रेगिस्तानी इलाका वहां तक जाएगा। अच्छा, ये रेगिस्तानी इलाका यहां से इधर क्यों नहीं आया? मॉनसून जो हम अभी देखेंगे आगे, क्योंकि वो एशियन क्लाइमेट में आ गया, जो कि एशियन क्लाइमेट मॉनसून ड्रिवन है। और ये सब ट्रॉपिकल हाई, जैसा कि हमने देखा कि ये मूव करता है नॉर्थ की तरफ सारा सिस्टम, तो सब ट्रॉपिकल हाई ऊपर तक जाता है। तो गर्मियों में यहां पे भी कोई बारिश नहीं होगी। और सर्दियों में ये जो इलाका है इसको कहते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो गर्मियों में सब ट्रॉपिकल हाई यहां तक आ गया तो गर्मियों में बारिश नहीं होगी। लेकिन सर्दियों में ये इधर आ जाता है तो यहां पे थोड़ा बारिश हो जाती है। और इसके बाद यही ओशन करंट जो हैं ये थोड़ा सा बारिश ले आते हैं इधर जो वेस्टर्न यूरोप है। और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे बारिश थोड़ा कम होगी, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे ठंडा और पड़ेगा। अब आते हैं एशिया। आईटीसीजी
और यहां इंडोनेशिया से पास हो रहा है तो यहां बहुत घने जंगल होंगे, खूब बारिश होगी। आईटीसीजी मूव करेगा तो जहां जहां इसका मूवमेंट का इलाका है उतना ये स्वीप करते जाएगा और अच्छी खासी बारिश देगा। दो जगह हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड यहां पे। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? इधर नॉर्थ ईस्ट के इधर के इलाकों में। तो ये आईटीसीजी का मूवमेंट हो गया। फिर यही वार्म करंट्स, जो इक्वेटर वाले वार्म करंट्स हैं, ये आएंगे और इधर मॉइस्चर लेडन विंड्स आएंगी। तो चाइना के इधर वाला जो पार्ट है, जो ईस्ट वाला पार्ट है, यहां पे बारिश होगी और अच्छा खासा खेती यहां पॉसिबल है। तो ये भी मॉनसून ड्रिवन चाइना भी है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे बारिश कम होती जाएगी। और यहां पे आप देखिए इन सब इलाकों में आप समंदर से काफी दूर जा चुके हैं, ठीक है, तो काफी दूर जा चुके हैं। तो यहां पे फिर काफी, और ये सब ट्रॉपिकल हाई वाला ये भी एरिया है। तो ये एक तरीके से विंटर डेजर्ट है, बहुत ठंडक है और बारिश बहुत कम। इधर मंगोलिया, गोबी डेजर्ट, ये सब। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, सब ट्रॉपिकल हाई बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, आईटीसीजी भी नहीं है यहां पे। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, बड़ा हिस्सा रेगिस्तान। और यहां पे कुछ कहीं हरियाली हो, कहीं तो खेती पॉसिबल हो। तो यहां पे ईस्ट वर्ल्ड एरिया जो है, यहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है और यहां पे थोड़ा बहुत जितनी भी खेती पॉसिबल है वो यहीं है। हाँ, बहुत हैं। और ये जो क्लाइमेट है, ये चीज आपको रिफ्लेक्ट होगा यहां के पॉपुलेशन डेंसिटी पे। आप अगर ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया की हम पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखें, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। यहां हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये जो रेड वाले एरिया हैं, ये वो एरिया है जहां पे लोग रहते हैं। तो आप देखेंगे बड़ा हिस्सा जो रेगिस्तानी है, यहां कोई रहते ही नहीं है, बहुत गिने चुने लोग। और सारा पॉपुलेशन कहां रहता है? इधर 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 के इलाकों में। अगर आप समंदर से, इधर के समंदर से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ले ले तो 90% आबादी सिर्फ वहीं रहती है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कितनी आबादी है ऑस्ट्रेलिया की। और यही चीज आपको चाइना में भी मिलेगा। ज्यादातर आबादी इस लाइन के इधर रहती, 90% आबादी इस लाइन के इधर है। और इतना बड़ा जो इलाका है, क्योंकि यहां बारिश बहुत कम है और ठंडक कम है और पहाड़ी इलाका है, तो ये यहां पे लोग बहुत कम रहते हैं। तो जियोग्राफी और एंटार्कटिका, ये तो फिर है ही, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में और ज्यादा ठंडा। अब आते हैं इंडियन मॉनसून्स पे। ठीक है, ये क्लियर है सब? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की ट्रॉपिक्स बीच में हवा कन्वर्ज हो रही है। अब आते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। तो इंडियन क्लाइमेट के सेंस में हमने देखा ही, संतोष पूछते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्लाइमेट की वजह से पीछे है दूसरे देशों से। तो थोड़ा बहुत रीजन है, हल्का फुल्का। तो जैसे कि अफ्रीका इस सेंस में देखें तो दुनिया से कनेक्टेड कहां से? दुनिया से ही यहां से कनेक्टेड है। और बाकी यहां अफ्रीका, ये अमेरिका से भी कोई कनेक्शन था नहीं, यहीं से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है भी तो इधर है सहारा रेगिस्तान। में जितने भी लोग यहां पे रहे, इन लोगों का कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन रहा, कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन रहा।
क्योंकि अगर आप यूरेशिया, यूरोप और एशिया को देखें तो ये लोग आपस में आते जाते रहे इधर से उधर, चाहे वो राजा महाराजा लड़ाई करने आ रहे हो, चाहे ट्रेड के सेंस में आ रहे हो, चाहे किसी भी सेंस में जा रहे हो, लेकिन एक जगह का इन्वेंशन दूसरी जगह पहुंचता था। पेपर वहां इजाद हुआ लेकिन कहां यूज होने लग गया, कहां पे कोई चीज इजाद हुई कहीं यूज होने लग गई, आइडियाज ट्रेवल कर रहे हैं, वहां की मैथ्स यहां आ रही है, यहां की मैथ्स वहां जा रही है, तो एक कंबाइंड मैथ्स चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेवलर्स आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं, तीर्थ यात्री। तो अफ्रीका इस सेंस में थोड़ा डिसएडवांटेज रहा, नो डाउट, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। अफ्रीका साइंस में थोड़ा सा पीछे रह गया, और ऐसा भी नहीं कि अफ्रीका में कोई साइंस नहीं। अगर आप इजिप्ट को देखें, इजिप्ट सिविलाइजेशन अफ्रीकन सिविलाइजेशन ही थी, लेकिन ये बात है कि ये लोग छोटे छोटे कबीले, छोटी छोटी जनजातियां टेक्नोलॉजी के सेंस में बस पीछे रह गए। और ये इंसानों का इतिहास है कि जो लोग टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं उनको फिर पिछड़ा मान लिया जाता है, वरना कोई ऐसा भी कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, बहुत बेकार हैं, कोई ऐसा नहीं था। इनमें भी पूरा वो सोशल स्ट्रक्चर इनमें भी था, इनमें भी आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक सब कुछ था इनमें, बस साइंस में थोड़ा पीछे रह गए, टेक्नोलॉजी में। अब आप ये बंदूकों के आगे अगर आप तीर कमान लेके आओगे तो फिर आपको कम ही समझा जाएगा और आप पे फिर सब रूल किया जाएगा, ये वाली बात है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और एक और चीज, अफ्रीका में ज्योग्राफी के सेंस में कोई ऐसी नदियां नहीं है जो एक दूसरे के इलाकों को कनेक्ट कर सके, नेविगेबल नदियां नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एक जगह से सामान आप दूसरे जगह ले जा पाओ। और रास्ते जो हैं वो घने जंगल हैं, फिर इतने घने, या फिर रेगिस्तान है और जंगल है तो फिर इतने घने जंगल हैं कि फिर उनसे भी निकलना बहुत मुश्किल है। और छोटी छोटी प्रजातियां, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है अफ्रीका में। तो प्रजातियां, जो कबीले हैं जगह जगह, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, और फिर कई सारे ये सब हिस्टोरिकल सब चीजें हैं। और जियोग्राफी में एक और चीज, यहाँ पे जो बारिश होती है जिन जगहों में भी, वहां पे भी बहुत कम जगह है जहां पे आप सेटल्ड कल्टीवेशन कर पाए। तो सेटल्ड कल्टीवेशन यहां कम हो पाता है अफ्रीका में, ये भी एक डिसएडवांटेज रहा है इसका, कि जिसके नतीजे में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो जो बड़े लेवल के शहर हैं वो इमर्ज नहीं कर पा रहे थे ये अफ्रीका में। हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ रिवर वैली सिविलाइजेशन, तो नदी तो हमेशा यही है, तो वो जो शहर हैं वो हमेशा यही है। जो अब हमेशा यही है तो वो एड ऑन चलता जा रहा है उसमें। और यहाँ पे क्या है, वो बड़े शहरों का इमरजेंस नहीं हो पाया। जहां पे नाइल नदी थी वहां देखिए इजिप्ट ने क्या क्या कमाल किया, लेकिन बाकी जगह ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। और फिर बाकी यहां पे स्लेव ट्रेड चलना शुरू हो गया 1500s के बाद से। तो स्लेव ट्रेड के चलते ही अपने ही ये ह्यूमन रिसोर्स को खत्म करते रहे, वो भी एक ड्रॉबैक रहा। और फिर बाकी तो हिस्टोरिकल रीजंस है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंडियन क्लाइमेट पे। तो इंडियन मॉनसून्स, तो ये इंडियन मॉनसून ही है। हिंदुस्तान की ज्यादातर बारिश इन मॉनसून रेन्स की वजह से होती है, और यही वो वजह है जिस वजह से हिंदुस्तान रेगिस्तान नहीं बना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और यही बारिश हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर, सोच लीजिए हिंदुस्तान का मैक्सिमम लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो ये मॉनसून बहुत बड़ा एक कह लीजिए फैक्टर है कि हिंदुस्तान में इतनी खेती हो पाए, इतनी चीजें फसल हो पाए। और अगर मॉनसून देर से आता है तो बहुत रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं यहाँ के किसानों को और पूरे इकोनॉमी के सेंस में। तो इंडियन मॉनसून बहुत ज्यादा जरूरी एक चीज है पूरे एशिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे एशिया के लिए। तो पहले आते हैं नाम पे। मॉनसून, मॉनसून का नाम वैसे तो अरब ट्रेडर्स से पड़ा, जो इसे मौसम नाम से शुरू हुआ।
और फिर इसके बाद क्योंकि अराबिक और ये यूरोपियन ये इनका सब आना जाना था, तो ये पोर्चुगीज लोग इसको थोड़े अलग नाम से बुलाते थे, और इसका बस यही मतलब होता है बेसिकली चेंज इन विंड डायरेक्शन। मौसम आते जाते रहते हैं ना, तो वहां से ये डिराइव हुआ चेंज इन विंड डायरेक्शन। और चेंज इन विंड डायरेक्शन का क्या सेंस, गर्मियों का टाइम है, आईटीसीजी यहां इंडिया के ऊपर से जा रहा है, ये पूरा एरिया लो प्रेशर बन रहा है, और जब लो प्रेशर बन रहा है तो आसपास के इलाकों से हवा जा रही है एशिया की तरफ, तो इधर से भी आ रही है, इंडियन ओशन की तरफ से भी आ रही है, और उधर से भी आ रही है, वहां से भी आ रही है। और जब सर्दियों का टाइम आ गया, आईटीसीजी अब नीचे चला गया है, और जो सब ट्रॉपिकल हाई है वो फिर से आ चुका है, तो अब यहां पे हाई प्रेशर हो गया है, तो अब हवाएं जा रही हैं कॉन्टिनेंट से ओशंस की तरफ। तो इसका नतीजा इस सेंस में क्या हुआ, अगर किसी को अरब कंट्रीज से इंडिया की तरफ आना है तो ये हवाओं के जरिए बहुत आराम से पहुंचा जा सकता है, और जब वापस जाना है तो सर्दियों में बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हवा फिर वापस रिवर्स हो जाती है और हवा इधर से इधर जाने लग जाती है। तो अरब ट्रेडर्स ने इस सेंस में इन हवाओं को ऑब्जर्व किया और ये नाम दिया कि इस मौसम में यहां से यहां हवा चलती है, ये इधर जाना आसान हो जाता है और सर्दियों में लौटना आसान हो जाता है। तो अब यहां इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इक्वेटर, हवा ऊपर जा रही है, लो प्रेशर जोन बन रहा है, तो इधर से भी हवा आएगी, नीचे से भी हवा आएगी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और जो हवा ऊपर की तरफ जा रही है वो ऊपर जैसे हाइट में जाएगी वो हवा ठंडी होती जाएगी, बादल बनेंगे, और जहां जहां आईटीसीजी जाएगा वहां वहां बादल खूब बनेंगे और बारिश होगी। तो आईटीसीजी का मूवमेंट हमने देखा। तो ये गर्मियों के टाइम में ओवरहेड सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इक्वेटर तक आता है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है, तो ओवरहेड सन जैसे जैसे जाएगा तो लैंड जो है वो ज्यादा गर्म होगा, ओशन जो है वो इतना गर्म नहीं होगा, तो लैंड में एक लो प्रेशर जोन बनता जाएगा। आईटीसीजी यहां पे आ गया है, और आप देखेंगे इंडियन ओशन से इधर की तरफ हवाएं चल रही हैं इंडिया के केस में, और इधर पैसिफिक और इधर की तरफ से हवाएं चल रही हैं चाइनीज पूरे सिविलाइजेशन की तरफ। यहां पे तिब्बतियन प्लाट्यू और सरफेस टेम्परेचर्स हम देख सकते हैं, गर्मियों में कितना लो प्रेशर बन रहा है, अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई, और सर्दियों के टाइम पे फिर उल्टा हो जाता है। यहां पे, यहां तो अभी गर्मियां ही हैं तो लो प्रेशर दिखा रहा है, और इसी वजह से इधर जैसे ये चाइनीज साइड से हम देखते हैं तो यहां से पैसिफिक ओशन से मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रहे हैं जो यहां पे मॉनसून की बारिश लाएंगी। तो वहां पे भी ऐसा कि माउंटेन्स के इधर खूब हरियाली है, इधर रेगिस्तान जैसा है, चाइना में भी रेगिस्तान है कई। एवरेज सरफेस टेम्परेचर दिसंबर, तो ये तो मेन एक रीजन रहा, लेकिन इंडियन मॉनसून्स को और भी कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करते हैं मतलब इस सेंस में, कभी मॉनसून ज्यादा हो जाएगा मॉनसून की स्ट्रेंथ, कभी मॉनसून की स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कह लीजिए एक्चुअली हो क्या रहा है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं आ रही हैं। तो इधर ऑस्ट्रेलिया का जो हाई प्रेशर इधर बन रहा है, और यहां पे जो हाई प्रेशर बन रहा है मेडागास्कर की तरफ,
ये अगर दोनों तरफ हाई प्रेशर होगा तो बहुत अच्छा मॉनसून रहेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये इधर वाला हाई प्रेशर लो हो जाता है, जिसके चलते फिर मॉनसून थोड़ा सा वीक हो जाता है। अच्छा, ये लो क्यों हो जाता है कभी कभी? ये सब आता है सदर्न ऑसिलेशंस के केस में, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम एल नीनो और ला नीना वाले टॉपिक्स आएंगे। क्या 760? 720 हो रहा अभी। तो इस तरीके से हवाएं आती हैं डेक्कन प्लेट्यू में हवाएं ऊपर जाएंगी, वहां पे बारिश लाएंगी, और फिर इधर माउंटेन्स मिलेंगे, हिमालयन माउंटेन्स, और यहां पे हमें दिखाई दे रहा है मंथली एवरेज प्रेसिपिटेशन। और ये तो हमने देखा ही था कि माउंटेन से ऊपर जैसे लिफ्ट होगा तो विंडवर्ड साइड में बारिश होती है, और इसी के चलते नॉर्थ ईस्ट में जहां पे इनको मिलेंगे पहाड़, उस तरफ बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो दुनिया के सबसे वेटेस्ट प्लेसेस ये हैं। और सर्दियों का टाइम जब आएगा, अब हवाएं, ये मॉनसून रिट्रीट कहेंगे इसे, हवाएं अब लैंड से ओशंस की तरफ बहेंगे। और जब लैंड से ओशन की तरफ बहेंगे तो उनमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो उनमें बारिश एज सच ज्यादा होगी नहीं। और इसी वजह से इंडिया के बेसिक तौर पे 3 सीजन्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, 3 मेजर। लैंड टू ओशन आप कहेंगे बेसिक तौर पे। तो कई सारे फैक्टर्स पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिपेंड करता है, लैटिट्यूड, इक्वेटर, और ये किस लैटिट्यूड पे है, ऑल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे है, उस जगह पे प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसा है। ये हमने देखा कि जो 3 टियर मॉडल है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से जितनी दूरी होगी उतना ज्यादा एक्सट्रीम होगा, ठंडक, बहुत ज्यादा ठंडक मिलेगी, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी। एंड ओशन करेंट्स, उस जगह पे कैसे ओशन करेंट्स हैं, वार्म ओशन करेंट्स हैं तो वो थोड़ा गर्मी लाएंगे, बारिश लाएंगे। अगर कोल्ड ओशन करेंट्स हैं तो काफी ठंडक लाएंगे। एंड रिलीफ फीचर्स, वही हाइट वाली बात है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड, कोई जगह किस लैटिट्यूड पे है, कोई जगह कितने ऑल्टीट्यूड पे है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो 1000 मीटर्स पे जैसे करीब करीब 24 डिग्री सेल्सियस है, 2000 मीटर पे 17 डिग्री सेल्सियस, 3000 मीटर पे 10 डिग्री सेल्सियस। और ये है ग्लोबल विंड सर्कुलेशन, कि किस जगह पे विंड्स आपको कैसे मिलेंगे। तो ये ट्रेड विंड्स, ये सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटर लो है तो हाई से लो की तरफ, और नॉर्थ में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन। तो ये हो गया ट्रेड विंड्स, इधर हाई से लो की तरफ जाएगा, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो हवाएं लगेंगी कि वेस्ट से आ रही हैं, तो इनको नाम दे दिया गया वेस्टर्लीज। इसी तरीके से इधर के वेस्टर्लीज, यहां के ईस्टर्लीज। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम और कॉन्टिनेंटैलिटी, कि कितनी दूरी पे है कोई जगह ओशन से। एंड इसके बाद अगला पॉइंट है ओशन करंट्स किस तरीके से चल रहे हैं। तो जैसे कि यहां पे जो रेड कलर के हैं ये हैं वार्म ओशन करंट्स। तो ये यहां से इक्वेटर के इलाके से गल्फ स्ट्रीम इसे कहेंगे, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और फिर
यहां से फिर ये ठंडा, इधर से जब गर्म पानी यहां जा रहा है तो ठंडा पानी इधर से ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम बनता है वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स का, और इसका भी एक प्रॉपर सिस्टम है, और ये सिस्टम भी वैसे डिस्टर्ब होता जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और इसका बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस होगा ओशन करंट्स के डिसरप्शन का। एंड फाइनली फिर रिलीफ की कोई जगह कितनी ऊंचाई पे है। तो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, तो यहां तक ये सब चीजें क्लियर हैं। ये स्लाइड से एक एक लाइन ये हम कल करेंगे। एक टॉपिक आता है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम्स के सेंस में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो ये चीज हमने जो देखी कि यहां पे जैसे हम देखते हैं, तो यहां इक्वेटर के केस में हवाएं दोनों तरफ से आई और ऊपर की तरफ राइज की, और ऊपर राइज करने के बाद हवाएं फिर इधर की तरफ जाएंगी, लेकिन सारी की सारी हवा यहां नहीं चली जाएगी, थोड़ी हवा बची रहेगी। और इसी तरीके से अगर यहां पे आप सब ट्रॉपिकल हाई वाले एरिया में अगर आप देखें, तो यहां क्या हो रहा है, अपर एटमॉस्फेयर में हवा दोनों तरफ से आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है। फिर तो सारी की सारी हवा नीचे नहीं चली जाएगी, थोड़ी हवा रहेगी ऊपर। तो ये जो हवाएं जो थोड़ा सा रह जा रही हैं, ये ही ऐसे ब्लॉब्स के तौर पे मूव करती हैं जिग जैग वे में अर्थ में। और ये एक हाईवे के जैसा है, कि मतलब एक जैसा एक वो होता है, रिबन होता है, जैसे पतला सा है लेकिन चौड़ा है, और बहुत ज्यादा भी ऐसा चौड़ा नहीं होता है, मैक्सिमम 100 माइल्स, लेकिन बहुत तेजी से ये हवाएं चलती हैं। तो इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। और अर्थ में देखा जाए तो ऐसे जिग जैग लाइन्स 4 बड़े जेट स्ट्रीम्स बनते हैं। तो ये तो सब ट्रॉपिकल हाइज वाला जेट स्ट्रीम एक चल रहा है, इसके बाद इधर पोलर फ्रंट के ऊपर वाले जेट स्ट्रीम चल रहे हैं, और पोलर फ्रंट वाले जेट स्ट्रीम ज्यादा जिगजैग हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है वहां। मूव करते हैं थोड़ा इधर उधर, जो आपको दिख ही रहा होगा यहां पे, जैसा यहां पे एक जेट स्ट्रीम दिखाया गया बस एक विजुअलाइजेशन के लिए कि कैसा जो हाईवे ऑफ विंड के सेंस में हमने बोला है तो कैसे काम करता है ये। और ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये काफी बड़ा एक रोल प्ले करते हैं कई सारी चीजों में। जैसे इंडिया के केस में हम देखें तो इंडिया में ये तो हमने देखा कि जब सर्दियों का टाइम आता है तो हवाएं इधर से इधर की तरफ जाती हैं, तो यहां पे इंडिया में हाई प्रेशर जोन एक बनता है। लेकिन जो इंडिया में सर्दियों में भी नॉर्थ के एरिया में बारिश होती है, तो ये कहां से होती है? तो ये इसका एक रीजन है जो इधर मेडिटेरियन ये जो सी है यहां पे, तो जेट स्ट्रीम जो आती है मेडिटेरियन सी में जो बादल बनते हैं, उन्हीं बादलों को ये जेट स्ट्रीम्स ले आती हैं यहां इंडिया की तरफ, और वो बादल यहां आके बरसते हैं सर्दियों में। तो जो सर्दियों की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ये जेट स्ट्रीम्स है। तो इन्हें कहा जाता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में देखा जाता है, और ये सर्दियों के टाइम पे जो इतना एक्टिवेटेड रहते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम्स हो गया, करीब करीब 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, एंड ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है इनका जिगजैग वे में। तो ये हो गए जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वही मेडिटेरियन रीजन में जो ऐसे क्लाउड्स निकलते हैं, वही क्लाउड्स फिर सर्दियों में आके यहां बरसते हैं।
फिर मॉनसून अरब्स ने किस तरीके से, ये अरब्स का रूट था और इन्होंने ही इन विंड्स को सबसे पहले नाम दिया। हम्म 1100s के आसपास। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहां एंड करते हैं और कल ये डिस्कस करेंगे जो सदर्न ऑसिलेशन वाला फिनोमेना है कि इंडियन मॉनसून्स को और क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत ये देखेंगे।